हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली concentration of enzyme, concentration of substrate, effect of temperature, effect of pH, effect of product, एक्टिवेटर, इनहिबिटर, ये सारी चीज़ें जो है ये एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती है। तो वन बाय वन हम इस लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। किस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है ये आपके रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी एंजाइम के वेलोसिटी के लिए। सो अगर आप एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो उस वक्त जो वेलोसिटी है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी है ये भी बढ़ेगी और इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बात को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट जो है वो अनलिमिटेड है, कंटिन्यूसली सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया जा रहा है और हम एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन रेट है वो सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस तरह के रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा। तो जो ये जो स्टडी है जिसमें हम एंजाइम एक्टिविटी कर रहे हैं या एंजाइम एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं, तो आइडियलाइज रिएक्शन जो है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होती है, जिसमें तो इस तरह के जो फैक्टर्स की जो स्टडी है वो हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया गया है जिसके वाई एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन है और एक्स एक्सिस पर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है। तो पहला जो सिनेरियो है इसमें ऐसा कंसीडर कीजिए कि इसमें किसी भी तरह का एंजाइम नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये काफ़ी लोवर्ड है एंजाइम ना होने की वजह से इस सिनेरियो में। अब हम दूसरा सिनेरियो कंसीडर करते हैं जहाँ पर हमने एंजाइम E1 ऐड कर दिया है। तो इस दूसरे सिनेरियो में हमने एंजाइम का एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बेस रेट ऑफ रिएक्शन के कंपैरिजन में बढ़ चुका है। ओके, अब अगर हम इस एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। सो अगर हम इसे पीक पर लेकर जाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो इसीलिए कहा गया है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो होता है ये रिएक्शन की जो वेलोसिटी है उसे अफेक्ट कर सकता है। जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाएगा उतनी ही वेलोसिटी जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम जो दूसरा फैक्टर जो है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इसे कंसीडर करते हैं। इस फैक्टर को स्टडी करने के लिए अब हम एक दूसरा सिनेरियो कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। हमने प्रीवियस फैक्टर में जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन था वो कांस्टेंट रखा था। इस सिनेरियो में हम एंजाइम जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रख रहे हैं और जो सबस्ट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो इसके साथ होगा ये कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिएक्शन रेट कुछ हद तक तो इम्प्रूव होते जाएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे सबस्ट्रेट से और उसके बाद हम किसी भी तरह का रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं देख सकेंगे। तो इसे रिप्रेजेंट कराने के लिए ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में मेनली तीन रीजन है। ए जो है ये स्ट्रेट लाइन है, बी जो है ये कर्व है और सी जो है ये स्टेडी है। तो यहाँ पर ए जो है ये शुरुआती इंक्रीज़ जो आप कर रहे थे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में वो बता रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, लेकिन बी पर अगर आप देखो तो बी पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ना कम हो चुका है और सी पर ये बिल्कुल स्टेडी है या कांस्टेंट है। ये जो पोर्शन है या ये जो स्टेज जो है रिएक्शन की इसे वी मैक्स कहा जाता है।
एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जो एंजाइम है वो सारे के सारे एंजाइम, क्योंकि हमने इस सिनेरियो में, इस एक्सपेरिमेंट में एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ पर जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल होंगे वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे, जिसे ईएस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब सबस्ट्रेट आप कितना भी ऐड करो, क्योंकि एंजाइम अवेलेबल नहीं है, तो जो रिएक्शन रेट जो है या जो कन्वर्शन जो है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में वो होगा नहीं, और इस वजह से हमें एक स्टेडी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मिलती है। तो वो स्टेट जहाँ पर सारे के सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड हो, उस स्टेज को वीमैक्स स्टेज कहा जाता है। ओके, अब अगर इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पर हमें Km की वैल्यू मिलती है, और ये जो है ये हाफ वीमैक्स है। हाफ वीमैक्स से मेरा मतलब है कि यहाँ पर ये जो एंजाइम्स की जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आधे मॉलिक्यूल्स, यानी कि मान लीजिए अगर 100 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 50 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्यूपाइड है, 50 मॉलिक्यूल्स अभी भी अवेलेबल है। तो उस स्टेज को हम हाफ वीमैक्स कहेंगे। हाफ वीमैक्स जिस एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पर अचीव होती है उसे Km कहा जाता है। So Km is what? Km is the enzyme concentration at which half Vmax is achieved. Okay, तो इस Km को Michaelis-Menten कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो Km का इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि Km की हेल्प से हम किसी भी एंजाइम की अफिनिटी को पता कर सकते हैं। बेसिकली Km की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ Km इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ द एंजाइम। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एंजाइम को हाफ वीमैक्स अचीव करने के लिए इस कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन लगता होगा तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि उस एंजाइम की जो एफिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर देखिए जो ग्रीन लाइन से इंडिकेट कराया गया है, हम जैसे मान लीजिए कि येलो लाइन जो है वो E1 एंजाइम के लिए है और E2 जो है ये एंजाइम 2 को रिप्रेजेंट कराता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये एक ग्राफ है। अब यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका जो Km है ये वो Km यहाँ पर है। ओके, इस एरिया में इसका Km है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस Km की वैल्यू Km फॉर E2 इज़ लेस दैन दैट ऑफ Km फॉर E1, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट एंजाइम E2 हैव मोर अफिनिटी फॉर दिस सबस्ट्रेट। ओके, क्योंकि इसका Km जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन पर, बहुत ही कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर हमें हाफ वीमैक्स अचीव होता है। ओके, तो ये Km का जो है वो इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हम अगले फैक्टर की तरफ जाते हैं, वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादातर एंजाइम्स जो है वो इस टेम्परेचर पर काम करते हैं। इस टेम्परेचर के आगे अगर हम 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी जो है ये रफली डबल हो जाती है, और इसीलिए मैक्सिमम एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। इस टेम्परेचर पर एंजाइम्स जो है ये उनकी पीक एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 40 डिग्री पर ये जो एंजाइम है ये पीक एक्टिविटी शो कर रहा है। लेकिन जब टेम्परेचर 45 डिग्री से आगे बढ़ने लगता है तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है, डिमिनिश होने लगती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादातर एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आने लगते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं डीनेचुरेशन की वजह से, जिसकी वजह से उनकी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट करती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो ज़्यादा से ज़्यादातर टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला टैक पॉलीमरेज ये जो एंजाइम है ये एंजाइम 120 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकता है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है। ओके, अब हम अगले फैक्टर की तरफ मूव करते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। किस तरीके से पीएच जो है वो अफेक्ट करता है।
अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि जो एक्स एक्सिस है इस पर किसी भी तरह के जो नंबर्स है वो लिखे हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एंजाइम का अपना अपना अलग अलग पीएच होता है, वर्किंग पीएच होता है, या ऑप्टिमम पीएच हम कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम अमाइलेज की बात करते हैं तो अमाइलेज के लिए जो पीएच है वो 7 होता है। 7 पीएच जो है अमाइलेज के लिए, चाहे वो सलाइवरी अमाइलेज हो चाहे वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो, इसके लिए 7 पीएच जो है ये ऑप्टिमम पीएच है। इस पीएच पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है। वहीं पर अगर हम पेप्सिन की बात करते हैं जो कि एक प्रोटीएज है, तो ये 1.5 टू 2 पीएच पर काम करता है। और आपको शायद पता होगा इसका जो साइट ऑफ एक्शन जो है वो है स्टमक। सो इसके साथ साथ कुछ जैसे लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है, लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है ये 5 पीएच पर काम करते हैं। सो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग पीएच बेसिकली यूज़ किया जाता है। सो हर एंजाइम का अपना अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है। इस केस में जैसे अमाइलेज के लिए 7 है, पेप्सिन के लिए 1.5 टू 2 है, लाइसोसोमल प्रोटीएजेस या लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेस के लिए जो एंजाइम जो पीएच है वो है 5। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।